तो नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक राज है और प्रयास सिविल सर्विसेज की इस यूट्यूब कक्षा में आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज की हमारी यूट्यूब कक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के संदर्भ में होने वाली है। जी हाँ, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण। यह जो डॉक्यूमेंट है, यह जो दस्तावेज है, इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है? अगर मैं कहूँ तो कुछ अर्थव्यवस्था के घटक होते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कुछ घटकों का हमें अध्ययन करना होता है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। अगर आप ध्यान दें तो मेरे आसपास कुछ घटक जो यहाँ पर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जो सबसे पहला घटक है वह है जीडीपी का विकास दर स्थिर कीमतों पर। जीडीपी का विकास दर स्थिर कीमतों पर। अब जीडीपी का विकास दर तो ठीक है, पर स्थिर कीमतों पर इसका क्या तात्पर्य है? स्थिर कीमतों का तात्पर्य है कि जब हम किसी दिए हुए वर्ष में कुल उत्पादन को आधार वर्ष से तुलना करते हैं। आधार वर्ष से अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार एक आधार वर्ष तय करती है जो वर्तमान के लिए है 2011-12, और उस आधार वर्ष से जब हम तुलना करके जीडीपी का विकास दर का आकलन करते हैं तो हमें सही जानकारी प्राप्त होती है। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो विकास दर में हमें मुद्रास्फीति का आकलन करना होता है। मुद्रास्फीति दो रूप में होता है, एक हेडलाइन मुद्रास्फीति, एक कोर मुद्रास्फीति। अब हेडलाइन मुद्रास्फीति जिसको कि हम मतलब WPI और CPI के माध्यम से मापते हैं, और जब हम हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और फ्यूल को माइनस कर देते हैं तो हमें कोर मुद्रास्फीति प्राप्त होता है, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं खाद्य और तेल तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, वैश्विक बाजार द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो दूसरा है, अगर आप देखें तो विकास दर के परिप्रेक्ष्य में हमें मांग, जो एक समग्र मांग होता है, उसका भी अध्ययन करना होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले PFCE के बारे में बताया है, यानी जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है उसके बारे में। जो C है हमारा, जो G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सॉरी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पर वो एक उपभोग के क्रम में, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। साथ ही साथ I है प्लस X माइनस M मतलब जो आयात निर्यात, उसके बारे में भी। ठीक है, अगर आप देखें जो दूसरा घटक है वो है मौद्रिक स्थिति कैसी है। मौद्रिक स्थिति से तात्पर्य किसी देश की वित्तीय व्यवस्था कैसी है। हाँ, जैसे इसमें मुद्रा गुणक कैसा है। मुद्रा गुणक क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर जिसको कहते हैं। इसके माध्यम से मुद्रा का सृजन होता है। मुद्रा का सृजन से क्या तात्पर्य? जैसे अगर मैं कहूँ तो जैसे किसी व्यक्ति के पास जब उसके आय से अधिक रकम जमा होती है तो वो क्या करता है, उसको बैंक में जाकर जमा कराता है उस रकम को। जब वो बैंक में उस राशि को जमा कराता है तो बैंक अधिक से अधिक लोगों को उसी राशि के माध्यम से ऋण प्रदान करते हैं। अब वो क्या है, जिसको ऋण प्रदान किया, जो जरूरतमंद थे जिनको ऋण प्रदान किया, तो वो ऋण धारक है, वो उद्योग में इसको उपयोग में ला सकता है। तो जैसे वो उद्योग में उपयोग में लाएगा तो इससे रोजगार का भी सृजन होगा। तो हमें ये मतलब सारे डायमेंशन, सारे आयामों में हमें पता चलता है। आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्या प्रभाव हो सकता है? तो जैसे USA का जो केंद्रीय बैंक है, जब वो अपने फेडरल रेट में बदलाव करता है तो उसका प्रभाव हमारे बैंकों पर भी पड़ता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। हम भी अपने रेपो रेट में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, चेंज करते हैं? तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं हम डॉलर, मतलब पूरा विश्व जो हमारा वो डॉलर पर निर्भर है ना। डॉलर के आधार पे ही हम अपने रुपया का विनिमय दर निकालते हैं, फिर उसके बाद जो एक्सचेंज रेट होता है उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं इसको। तो इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। बात करूं तो चूंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत है तो पेंशन क्षेत्र और बीमा क्षेत्र की स्थिति भी क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर मैं तीसरे घटक की बात करूं वो है हमारा आयात निर्यात। आयात निर्यात कि हमने कितना आयात करा, कितना निर्यात किया है। जैसे अगर देखूं तो हम आयात में पेट्रोलियम करते हैं, और फिर जैसे कि कच्चा तेल हमने आयात किया और फिर हम उसको रिफाइन करके बाकी अन्य देशों को बेचते हैं। जैसे हम बाहर से सोना आयात करते हैं, फिर हम उससे आभूषण बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, और फिर उसको हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। विशेषकर भुगतान संतुलन हमारा कैसा है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है CAT, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो चौथा हमारा घटक वो है निवेश की स्थिति। जैसे सदन में बजट पेश किया गया तो किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ निवेश किया गया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया, क्या मतलब किसी और क्षेत्र में निवेश कराया गया, तो कहाँ कहाँ निवेश किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी और कैसा प्रदर्शन रहा है हमें होनी चाहिए।
बात करूं तो पांचवा घटक जो है वो है डॉलर और रुपया का विनिमय दर जो है, उसके बारे में भी क्या स्थिति है, इसके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो छठा घटक है वो है हमारा समावेशी विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं। मतलब जो पूरे विश्व ने जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करे हैं या किसी देश ने जो विकास के लक्ष्य निर्धारित करे हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने बजट में, हमने योजनाओं में कितना निवेश किया है और फिर निवेश के माध्यम से हमें क्या प्राप्ति हुई है, तो इसका आकलन भी और इसकी स्थिति कैसी है, इसके ये जो मतलब मैंने 5-6 घटक आपको बताए, तो इन सारे घटकों का एक समग्र आकलन जो है वह आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, समअप करूं इन सारी चीजों को, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसकी दशा एवं उसकी दिशा तय करता है। ठीक है, अगर देखिए आप, तो जैसे मैं बात करूं, जनवरी के समय में एक एडवांस एस्टिमेट आता है। पूरे वर्ष को हमने 4 क्वार्टर में बांट रखा है, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो यह जो Q1, Q2 और Q3 है, यानी कि तकरीबन ये जो 9 महीने का आंकड़ा है, इन 9 महीनों का आंकड़ा हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में मौजूद होता है। और एडवांस एस्टिमेट में ये Q4 जो है, Q4, इसका आंकड़ा होता है। ठीक है, तो और मैं कह सकता हूं कि तकरीबन 9 महीनों का आंकड़ा हमारा जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण में होता है, जिसके माध्यम से फिर बजट पर बहस होती है कि चूंकि इस क्षेत्र ने ऐसा परफॉर्मेंस करा है, ऐसा प्रदर्शन करा है, तो उसमें हमें और बजट बढ़ाने की जरूरत है, हमें कम करने की जरूरत है, तो इस पर बहस होती है। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा सकता हूँ। जैसे अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको एक महीने का बजट मिलता होगा, और उस बजट में जैसे 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपका बजट हो आपको मिलता होगा, और आपने अलग अलग मदों में इसको खर्च करने का आपने एक लेखा जोखा बना रखा होगा। जैसे कि मुझे रेंट में 10,000 खर्च करना है, 5,000 खर्च करना है, हमें मेस में इतना खर्च करना है, अपनी किताबों पे, कॉपियों पे, कलम पे इतना खर्च करना है, उसके बाद मनोरंजन में कुछ खर्च करना है। तो जो हमने लेखा जोखा करा है वो हमें क्या मदद करता है कि जब वो महीना का अंत होता है उस महीने का, तो उसमें हम जब एक बार आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है यह जो हमने लेखा जोखा बनाया है, इस लेखा जोखा से हमें पता चलता है कि हो सकता है अनावश्यक रूप से किसी क्षेत्र में हमने पैसे व्यर्थ रूप में खर्च कर दी, कुछ ऐसी किताबें हमने खरीदी जिसको हम पढ़ नहीं पाए और हमारा समय भी उसमें बर्बाद हुआ, या हमने घूमने में पैसे खर्च करे। तो इसका क्या फायदा हुआ कि आपको अगले महीने आप इन चीजों में सावधानियां बरतोगे। ठीक इसी प्रकार बजट आने से एक दिन पूर्व जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उसके माध्यम से कि जो हमने पिछले वर्ष में जो बजट में हमने राशि तय करी थी, जिन जिन योजनाओं में हमने इतना व्यय करा था, तो प्रदर्शन हमारा कैसा हुआ, हमारी प्राप्ति क्या हुई, उसके माध्यम से फिर अगले वर्ष का जो है बजट निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। जैसे 2024-25 की जो है इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें कुल 13 अध्याय दिए गए हैं। आप देख सकते हो मेरे आसपास ये 13 अध्याय है। जैसे ये पहला अध्याय है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है पुनः तेज गति की ओर है, यानी विश्व की विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो पुनः तेज गति की ओर है। किस प्रकार से? तो अगर आप देखोगे IMF का जो डाटा है वो क्या कहता है कि वैश्विक समृद्धि दर जो है 3.3% रही है, और आगामी 5 वर्षों के लिए यह जो है वो रहने वाली है 3.2%। लेकिन भारत की स्थिति क्या है इसमें? तो भारत की स्थिति 6.4% से 6.8% रहने का अनुमान है। तो यह एक काफी संतुलित समायोजित व्यवस्था को दर्शाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। तो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास, और इनके बीच एक अन्योन्य संबंध है। तो किस प्रकार का संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें वित्तीय व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से क्या हमारी मौद्रिक नीति है, क्या बैंकिंग व्यवस्था ने क्या किस तरह से प्रदर्शन किया, उन आंकड़ों को सबके बारे में हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय हमारा बाह्य क्षेत्र को लेकर है कि किस प्रकार से हमने जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको हमने समायोजित करा है, संतुलित किया है। ठीक है, क्योंकि जो विश्व में जैसे संघर्ष का दौर चल रहा है, मध्य एशिया में जो यूक्रेन और रशिया का संघर्ष है, तो इस संघर्ष के दौर में भी हमने किस प्रकार से FDI FPI को व्यवस्थित करा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो चौथा अध्याय है वो है हमारा कीमतें और मुद्रास्फीति को लेकर के, इसमें हम CPI WPI उसके माध्यम से चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमने मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में लाया है। आप देखें तो जो 5वां अध्याय है वो है हमारा मध्यम अवधि का
परिदृश्य, जो मध्यम अवधि का परिदृश्य, हम इसमें एक आकलन करेंगे कि मध्यम अवधि तक हमने क्या प्राप्त करा, जो लेखा जोखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। छठा अध्याय हमारा निवेश और अवसंरचना को लेकर के है। जैसे अगर आप देखो बजट में, तो हमने अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमने व्यय बढ़ाया है, इस बार भी 10% बढ़ाया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे व्यय बढ़ाने का मतलब क्या है कि हमें वापस प्राप्त होने वाला है, उस हमारी आय बढ़ने वाली है। तो इसके बारे में हम अच्छे से विस्तृत अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ पर निवेश करा है, अवसंरचनाओं पे किस प्रकार से, तो वो देखेंगे। फिर है उद्योग, समग्र व्यवसायिक सुधार उद्योग पर, ठीक है, उद्योग की क्या स्थिति है और कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ पे लिबरलाइजेशन की जरूरत है, उदारीकरण की, वो भी हम देखेंगे। हम बात करेंगे जैसे कि गैर विनियमन की, जो डीरेगुलेशन हमने करा है, हमारा लक्ष्य है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बात करें तो जो 8वां अध्याय है वो है सेवा दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियां, जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, और दिग्गजों के समक्ष क्या नई चुनौतियां हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 9वां अध्याय कृषि और खाद्य प्रबंधन, और भविष्य का क्या क्षेत्र है, कृषि में हम किस प्रकार से और ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं, कितना हमारा इनकम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में हम सब एक समग्र चर्चा करेंगे। बात करूं तो 10वां अध्याय जलवायु और पर्यावरण है, और अनुकूलन की चुनौतियां, यानी कि जहां हमारा देश तीव्र विकास कर रहा है, तो यह हमारे संवेदनशीलता को दर्शाता है कि हम विकास के साथ साथ अपने पर्यावरण, अपने जलवायु को लेकर भी उतने ही सजग हैं, और इसको भी हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे में एक स्थान दिया है, ठीक है। जो 11वां अध्याय वो है सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर को लेकर के पहुंच का विस्तार करना, और किस तरह से सशक्तिकरण हम करेंगे, उन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है। जो हमारा 12वां अध्याय वो है रोजगार और कौशल विकास, जो एम्प्लॉयमेंट और जो स्किल्स है हमारे, उस पर हमने क्या किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करा है, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या ऐसे कितने प्रकार की योजनाओं पे कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करा है, उसके बारे में हम एक विस्तृत परिचर्चा करेंगे। 13वां अध्याय हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, इस चैप्टर को इस बार अलग से जोड़ा गया है। आमतौर पे 12 ही चैप्टर होते थे, पर इस बार इसको अलग से जोड़ा गया है। और इसमें हम क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है इस युग में क्या साबित होगा, एक संकट, मतलब संकट के रूप में, कि रोजगार को, यह कहते हैं ना कि रोजगार, AI जो है रोजगार को कहीं ना कहीं निगल जाएगा, कम कर देगा लोगों, क्योंकि AI ने काम बहुत आसान कर दिया है। तो यह क्या एक संकट है लोगों के लिए, यह एक उत्प्रेरक है कि कुछ लोग AI का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, अपने मल्टी स्किल्स सीख करके अपने काम को ईजी बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह इन 13 अध्यायों में क्या क्या है। आज की हमारी कक्षा सबसे पहले चैप्टर को लेकर होगी, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और विस्तृत चर्चा के साथ हम कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, जो इस बार के जो मुख्य परीक्षा है, जो आप तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद होने वाली है, तो जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप देखोगे पिछले वर्षों के विगत प्रश्नों को जो पूछे गए इकोनॉमिक्स से, तकरीबन 7 से 8 प्रश्न आते हैं, और उन 8 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्नों का वेटेज जो वो आर्थिक सर्वेक्षण में जो सुझाव का होता है, वॉल्यूम 1 का, उससे पूछे जाते हैं। तो हम उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा देखेंगे, करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आर्थिक समीक्षा के प्रीफेस, प्रस्तावना पर चर्चा करूंगा कि ये काफी महत्वपूर्ण है और इस पर भी प्रश्न आने की संभावना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने क्या करा है, उन्होंने इस बार जो आर्थिक समीक्षा तैयार करी है, जिनके मार्गदर्शन में यह तैयार हुआ है, उसके हिसाब से गैर विनियमन को घरेलू आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में दर्शाया गया है। तो गैर विनियमन क्या है, जिसको कि मतलब ये कह रहे हैं कि यह घरेलू आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। तो गैर विनियमन का तात्पर्य है जैसे नियमों में उदारीकरण, थोड़ी नियमों में ढील देना। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के थ्रू, तो अगर आप किसी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, आप में एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, अगर आप किसी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, तो जो दिल्ली में है वो तकरीबन 20 तरह के लाइसेंस उनको लेने पड़ेंगे। अब जो एंटरप्रेन्योर प्रवृत्ति के लोग हैं, उद्यमी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उद्यमी प्रवृत्ति के हैं ना, तो उन्हें 20 तरह के लाइसेंस को लेने में कठिनाई होगी। इसके स्थान पर हो सकता है कि सारे जो 20 तरह के डॉक्यूमेंट, उनको 4 या 5 डॉक्यूमेंट में हम समअप कर दें और उसको डिजिटली अवेलेबल करा दें। तो जो उद्यमी होगा उससे थोड़ी सरलता होगी इस चीज़ को ये करने में, लाइसेंस लेने में, और फिर वह आराम से उद्यम कर सकता है, नवाचार कर सकता है। तो गैर विनियमन के माध्यम से क्या होगा, नियमों के प्रति जो हम ढील देंगे, इससे व्यवसाय करने की लागत जो है कम करने में सहायता होगी, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार सृजन करने में भी
सहायता मिलेगी। तो साथियों, मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया कि गैर विनियमन का अर्थ क्या है। आइए देखिए वैश्विक राजनीति और आर्थिक परिदृश्य क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2024 के प्रमुख चुनाव परिणाम जैसे इसमें लिखा गया है कि भारत की मौजूदा सरकार तीसरी बार पुनर्निर्वाचित हुई, यानी कि हमारी मोदी सरकार जो है तीसरी बार पुनर्निर्वाचित होकर के जो ये गवर्नमेंट जो है फॉर्मेशन हुआ है। इससे राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिला है। क्योंकि क्या था, जैसे कुछ योजनाएं पहले से चल रही थी, अब नई सरकार आती है तो उन योजनाओं पर रोक लगाती, तो एक अस्थिरता होती। तो जब सरकार वापस से दोबारा चुनकर आती है तो कह सकते हैं कि एक स्थिरता का दौर होता है कि वो उन योजनाओं को पुनः क्रियान्वित किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो दे सकते हो कि यूएसए में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। और आपको पता ही है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार से रेसिप्रोकल टेरिफ वगैरह इंट्रोड्यूस करा है कि जितना टैक्स हम लगा रहे हैं बदले में वो भी उधर से, हाँ उतना नहीं, उससे कम टैक्स पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करा है। देखना होगा कि भारतीय सरकार के क्या मतलब इसमें क्या स्टैंड रहेगा। तो ठीक है, इंडोनेशिया में सत्तारूढ़ दल नेतृत्व के साथ सत्ता में बना रहा। अगर मैं आपको बात करूं तो इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जो भारत के साथ साथ समतुल्य आगे बढ़ रहा है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इस बार 5.5% के आसपास रही है, और वो भी आईटी सेक्टर में जो सेवा क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ साथ इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की कमी है कि हम विनिर्माण क्षेत्र में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहीं इंडोनेशिया ने इस क्षेत्र में भी तकरीबन 45%, 40 to 45% वो उनकी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है उद्योग में। तो ये अच्छा है उनके लिए। जो हमारे मोदी जी की यात्रा भी हुई थी अभी इंडोनेशिया में, कहीं ना कहीं उस संबंध को बेहतर बनाने के लिए, और इस बात को चीन भी मानता है, चाइना भी, कि उसके समक्ष अगर चुनौती है तो दो देशों से, एक भारत और एक इंडोनेशिया से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस दिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे वो हमसे हो सकता है और भी तीव्र गति से बढ़ने लगे। ये बात सही है कि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, पर इसके बावजूद उस देश ने अपने आप को जिस तरह से प्रदर्शन उन्होंने करा है अर्थव्यवस्था में, बहुत बेहतरीन। ठीक है साथियों, यूरोप में अनिश्चितताएं हैं। जैसे जर्मनी 2 वर्षों से लगातार आर्थिक संकुचन का सामना कर रहा है। जर्मनी लगातार 2 वर्षों से आर्थिक संकुचन, ये जो टर्म है इसको हम तब यूज करते हैं जो लगातार 2 तिमाही में क्या होता है, अगर जो समृद्धि दर है वो नकारात्मक रहता है तो हम कहते हैं कि यह इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का दौर है, इस देश के लिए आर्थिक संकुचन का दौर है। तो जर्मनी सामना कर रहा है। क्यों कर रहा है? जर्मनी की जो ऊर्जा क्षेत्र है, मतलब जो उद्योग क्षेत्र है जहाँ से उसको ऊर्जा मिलती है, और जो ऊर्जा के लिए वह गैस के पाइपलाइन पर निर्भर है, वह यूक्रेन में जो युद्ध है रशिया के साथ हो रहा है उसके कारण बाधित हुआ है। जब गैस का पाइपलाइन बाधित हुआ है तो क्या होगा, कीमतें बढ़ी है। किस प्रकार से कीमतें बढ़ी है? तो जिस प्रकार से वहाँ से ऑयल या गैस का सप्लाई जो है जर्मनी तक हो रहा था यूक्रेन से, तो इस सप्लाई को सुनिश्चित करती है कुछ इंश्योरेंस की कंपनियां। ठीक है, वो इसको सुरक्षा मुहैया कराती है कि हम आपके वहाँ तक जो है पहुँचाएंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। तो जब किसी भी क्षेत्र में संघर्ष का दौर बढ़ता है तो उस क्षेत्र में कंपनियां स्वतः क्या करती है, इंश्योरेंस के दर में बढ़ोतरी करती है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र महंगा हो जाता है। ये चीज़ जर्मनी में हुई, और जर्मनी में क्या होगा कि उसी ऊर्जा, जैसे उसी गैस को उपयोग कर रहे थे जो कंपनियां, जो उद्योग, उन्होंने भी अपने दर को बढ़ाया, तो सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी महंगाई का ये बढ़ा, तो आर्थिक संकुचन का सामना कर रहा है जर्मनी लगातार 2 वर्षों से। और आगामी चुनाव के बाद शायद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, ये भी कहा जा रहा है। अगर बात करूँ, फ्रांस में आकस्मिक चुनाव के कारण अस्थिरता बनी रही, जबकि यूके के राजकोषीय दबावों के बीच लेबर पार्टी सत्ता में आई। ठीक है, बात करें चीन में आर्थिक गिरावट या मंदी हुई, क्योंकि चाइना ने क्या करा, जैसे तो एक कोविड-19 के दौर में जो मंदी आई थी, आर्थिक मंदी आई थी, उसमें तो पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, चाइना भी प्रभावित हुआ। इसके बाद क्या हुआ, चाइना ने ओवर कैपेसिटी और रियल एस्टेट क्षेत्र में क्या करा, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो ओवर कैपेसिटी बिल्डअप कर दी। क्या इससे तात्पर्य? देखो, पहले क्या था कि जैसे रहने के लिए 10 लोग थे, तो 10 लोग रहने के लिए उनके लिए 5 फ्लैट्स उपलब्ध थे, तो जो एक कीमतें थी वो उच्च थी, जो भी थी कीमतें नियत थी। अब क्या करा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा निवेश करना, जरूरत से ज़्यादा फ्लैट्स बनाना, यानी जरूरत से लोगों की आवश्यकताओं से अधिक जब फ्लैट्स का निर्माण कर दिया गया, तो अब 10 लोगों के लिए 15 फ्लैट्स उपलब्ध हो गए, तो जो कीमतें थी वो कम हो गई, और जब कीमतें कम हो गई तो यह ओवर कैपेसिटी का संकट आ गया है। और इस संकट से भी कहीं ना कहीं बाकी जो क्षेत्र है, बाकी जो देश है, वो भी प्रभावित हुए।
देखिए भारत के लिए चुनौतियां और अवसर क्या है। तो वैश्विक आर्थिक गिरावट या मंदी का जो प्रभाव है भारत पर किस प्रकार से पड़ा, तो इसके बारे में भी देखते हैं। जैसे वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन में गिरावट होने से भारत के निर्यात आधारित उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से भारत भी क्या करता है कि किसी दूसरे देश से कच्चा तेल आयात करता है, फिर उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचता है, या सोना आयात करता है, आयात करने का उससे ज्वेलरी आभूषण बनाता है और फिर भारत भी निर्यात करता है। तो जैसे अभी स्वेज नहर में संकट का दौर था, जो जैसे यमन के आसपास उधर हूथियों ने कब्जा करा, तो इससे क्या, जब हम निर्यात कर रहे थे वो अब हमें दूसरे रास्ते से भेजना पड़ रहा था, या महंगाई बढ़ रही थी इसमें, तो हमने भेजना कुछ कम करा, बंद करा, तो हमारे निर्यात पर भी इसका असर पड़ा है। घरेलू आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उदारीकरण जैसे उपायों की आवश्यकता है। बिल्कुल, 11वें नियमन की बात हमने अभी करी। क्या है जनसांख्यिकीय लाभ और जिम्मेवारी। तो जनसांख्यिकीय लाभ, देखो भारत की जो जनसंख्या है उसके लिए अभी जो है जनसांख्यिकीय लाभ है किस प्रकार से, तो कुल जनसंख्या का जो 65% है, 65% वो युवा है, तकरीबन 35 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। उसमें से भी जो 24% लोग हैं वो 10 से 24 साल के बीच के। तो भारत को जो है, भारत के लिए जो मतलब कह सकते हैं ये कि बहुत ही अच्छा है कि युवा है ज़्यादा संख्या में, एक मानवीय संसाधन है, और इसका उपयोग अगर हम उनका कौशल विकास कर दें, हाँ अगर उन्हें किसी ऐसे सेक्टर में लगा दें जहाँ पर वो अपनी क्षमता का पुनः मतलब पूरा उपयोग कर सकें और उत्पादन को बेहतर बना सकें। जैसे मैं अगर बात करूं तो यूरोप में क्या है, ज़्यादातर 80% लोग बूढ़े हो चुके हैं, तो वहाँ एक तरह से लोगों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत, तो एक केयर टेकिंग सर्विसेज वहाँ चलती है, तो उसमें भारत के युवा ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। हाँ अगर आप देखो अभी जो AI के दौर में मनुष्य क्या कर रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों के साथ, जैसे सोशल मीडिया साइट्स, इनमें क्या अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, और उनके मस्तिष्क में एक अलग मतलब प्रकार की एक, ये कह सकते हैं कि एक दिक्कत है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कभी कभी इंसान अकेला हो जाता है कि खुद के फ़ोन में बस फ़ोन 24 घंटे यूज कर रहा है, किसी से बात नहीं। एक सोसाइटी से, समाज से जब वो कट जाता है, तो समाज से कटने में जो भारतीय युवा है उसमें मतलब योगदान दे सकते हैं कि इस तरह से कि जो लोग समाज से कट गए उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे करके वापस उस धारा में लाया जा सकता है। ठीक है, कुछ है जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों पर निर्भरता है, क्या है, तो भारत में सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रकों में जुड़े आवश्यक घटकों के उत्पादन की क्षमता सीमित है। इस कारण चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर भारत की निर्भरता बढ़ जाती है। यानी हमें, पर जैसे हम बात करते हैं, हम बात क्या करते हैं, जैसे हम सोलर प्लेट बनाते हैं उसमें सिलिकॉन जो अधिकतर मात्रा में यूज होती है, तो भारत में सिलिकॉन अत्यधिक मात्रा में, इसके बावजूद हमारे पास माइनिंग क्योंकि सही से उसकी नहीं हो पा रही है, हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से हमें चीन पर हमारी निर्भरता है। तो भारत को देखना पड़ेगा। अभी वास्तव में अभी माइनिंग पर हमने ध्यान दिया है, क्रिटिकल मिनरल्स पर ध्यान दिया है। जैसे इसके लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाने और आयातों में विविधता लाने की आवश्यकता है, तो इसके बारे में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम बात करें तो कुछ रणनीतिक आर्थिक फोकस क्षेत्र है, आप देख सकते हैं इस पर भी कुछ चर्चा की गई है। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया कि निवेश और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। हाँ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जो है इसमें वृद्धि करने और नवाचार क्षमता बढ़ाने के लिए हाँ घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना जो है जरूरी है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हैं, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हुए अल्पकालिक लागत कारकों की ओर मतलब उसके विकल्प तलाशने होंगे हमें। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा सुरक्षा और वैधता को सतत विकास नीतियों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें अब ऊर्जा चाहिए, हम क्या करें, जरूरत से ज़्यादा प्रदूषण कर दें, तो कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा के वैकल्पिक तरीकों को भी हम अपनाएं जो वहनीयता हो, जो आगे वहन कर सके, जो अगली पीढ़ी वहन कर सके, उसको हम अपनाएं। नव की ऊर्जा पे अभी हमने क्या करा, हम कह रहे हैं कि हम अभी 8 मेगावाट उत्पादन करते हैं, पर 2047 तक हम 100 मेगावाट उत्पादन करेंगे। ठीक है, पर कहीं ना कहीं ये जो है ये एक अच्छा विकल्प है, और ऐसे ही हमें एनर्जी के अलग अलग विकल्प तलाशने होंगे। ठीक है, बात करूँ तो कृषि और ग्रामीण विकास, जैसे कृषि कवरेज में सुधार देना चाहिए, जो सिंचाई सब कवरेज है उसमें हमें सुधार करना चाहिए। हमें कृषि में रिसर्च करना चाहिए, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जलघन फसलों पर निर्भरता को कम करना चाहिए, और जो एक जिसको कि कहा जाता है फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उस पर ध्यान देना चाहिए कि एक प्रकार के फसलों में कृषि से हमें बचना चाहिए। जैसे हमें दालों की खेती करनी चाहिए अलग अलग क्षेत्र में,
हाँ, श्री विधि से हमें अलग अलग जो भी हो, हमें अलग अलग तरह के फसलों का उत्पादन करना चाहिए। फसल विविधीकरण, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो है गैर विनियमन आर्थिक समृद्धि के लिए उत्तर, इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर दी। ठीक है, तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, तो आप देख सकते हैं जो मैंने पहले चर्चा करी थी जिन बातों का, वो यहाँ पर वो सारी चीजें कि हम विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से तुलना कर रहे हैं, उसका प्रभाव देख रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था पर। ठीक, कुछ सुझाव है इसमें अगर बात करें तो, जैसे कि विनिर्माण पर हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग जो है उद्योग क्षेत्र हमें उसको और बढ़ाना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र इस पर भी हमें और रिसर्च करके इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, फसल विविधीकरण पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, सिंचाई पर ध्यान पड़ेगा, अलग अलग विधियों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम पहले अध्याय पर आते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। तो इस अध्याय पर हम चर्चा करते हैं। साथियों देखिए, वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3% की समृद्धि दर जो है वो देखी गई है, और आगामी 5 वर्षों के लिए यह 3.2% अनुमानित है। भारत से तुलना करें, भारत क्या है 6.4% से 6.8% 2026 तक देखी गई है, अनुमानित है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने और विदेशों में कम मांग के कारण विशेष रूप से यूरोप और कुछ एशियाई देशों में वैश्विक विनिर्माण में धीमी वृद्धि दर्ज की गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ऊर्जा क्षेत्र में कमी होगी, जैसे गैस पाइपलाइन का बाधित होना, इंश्योरेंस का दाम बढ़ना, इनसे क्या हुआ कि वहाँ के उद्योग जो है वो प्रभावित हुए, तो वहाँ मांग में कमी आई क्योंकि दाम बढ़ गए, तो हम जो निर्यात करते थे उसमें भी कमी आई। ठीक है, तो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य है। उससे पहले थोड़ा सा यह है कि सेवा क्षेत्र ने तुलनात्मक तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अब देखो, सेवा क्षेत्र ने बेहतरीन प्रदर्शन करा पूरे विश्व में भी, भारत में भी करा। असल में सेवा क्षेत्र ने बेहतर इसलिए प्रदर्शन करा क्योंकि कोविड के समय सेवा क्षेत्र जो है सर्विस सेक्टर, वो उसका ग्राफ नीचे चला गया था, तो वो वास्तव में रिकवर कर रही है, तो इसको हम कहते हैं बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य है, जिसे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव है, जो मैं आपको बता रहा था कि मांग में कमी आई, महंगाई में वृद्धि हुई, और महंगाई में वृद्धि होने से क्या हो गया कि जो केंद्रीय बैंक है उसके लक्षित स्तर तक वो पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक तरह से सुधार हुआ। देखो मैं आपको समझाता हूं कि मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, विश्व की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर लगातार कम हो रही है, जो केंद्रीय बैंकों के लक्षित स्तरों के करीब पहुंच रही है। आप कह सकते हैं इसको, जो मैंने अभी पहले चर्चा करी, ये उसी से रिलेटेड है। जो सेवा क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन करा, तो इससे जो आय या जो कहें समृद्धि दर में सुधार हुआ, इससे क्या हो रहा है कि जो जैसे फेडरल रेट जो पहले सेट करे गए थे वो अधिकतर उसको कम किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति के उच्च बने रहने के कारण अवस्फीति धीमी हो गई, जबकि मुख्य कोर वस्तुओं की मुद्रास्फीति कम होकर नगण्य स्तर तक पहुंच गई, यानी सुधार जारी है। एक नीचे ग्राफ भी दिया गया है, पर इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। देखो, वैश्विक अनिश्चितता, मध्य पूर्व में तनाव ने महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक स्वेज नहर, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा करी कि पूरे विश्व का जो व्यापार होता है स्वेज नहर से तकरीबन 15% होता है। अब देख सकते हैं इसके माध्यम से व्यापार मार्ग को बाधित किया गया था। तो वही है भू राजनीतिक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक, ये जो सूचकांक है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि आंसर में हम कोट कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि जैसे 121.7 में 2023 में ये स्थिति थी, और वो अभी 2024 में क्या 133.6 हो गया है, तो ये बढ़ गया है ना। अस्थिरता जो भू राजनीतिक में आर्थिक नीति में अनिश्चितता सूचकांक है उसको लेकर के है। व्यापारिक तनाव और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत बदलाव के कारण विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक में भी क्या हो गया 8.5 से बढ़कर 13 हो गया है 2024 में। सूचित कर सकते हैं इसको, आंसर में कोट कर सकते हैं हम, जो IR के आंसर हो सकते हैं, या इकोनॉमिक्स में भी अगर विश्व से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था या समृद्धि दर को कम बताया गया क्यों हुई, तो उसके संदर्भ में ये सब चीजें हम कोट कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एक चार्ट है, ये OECD जो है वो जारी करती है, एक OECD आर्थिक आउटलुक बोलते हैं, OECD इकोनॉमिक आउटलुक। और इसमें क्या तुलना करा गया है, तो मार्च 2022 से सितंबर 2024 तक जो ये अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव जो दिख रहा है आपको, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें हैं। जैसे मार्च 2022 में यह मैक्सिमम है, उसके बाद जून 2022 में कम हुई है, सबसे कम दिसंबर 2022 में, अगर आप वैश्विक दर देखें तो सबसे कम है,
उसके बाद धीरे धीरे सुधार करते 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 सितंबर 2024 में 3.2% है, 3.2%। और अभी धीरे धीरे सुधार कर रही है वैश्विक इकोनॉमी अपने आप में। एक दूसरा चार्ट है जो कि IMF जारी करती है, देखो इसको आप। इसमें इधर पूरे विश्व का दर्शाया गया है। यह जो है विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो है उसके लिए, ये इमर्जिंग के लिए, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके लिए आप देख सकते हो इसने खराब प्रदर्शन करा है। जो डेवलप्ड है उन्होंने, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने थोड़ा खराब प्रदर्शन करा है। थोड़ा क्या खराब प्रदर्शन करा है, इसकी तुलना में जो डेवलपमेंट में है, अभी विकास के दौर में है, उनका देखो आप ग्राफ तो बहुत अच्छा है। हालांकि ये विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है कि कहीं ना कहीं यही तो डिमांड क्रिएट करेंगे, ये तो डिमांड क्रिएट करेंगे, ये डिमांड क्रिएट, तब तो ये जो विकासशील अर्थव्यवस्था है वो यहाँ तक निर्यात करेंगे। तो ये भी अगर थोड़ा बढ़ता तो अच्छा होता। ठीक है, आइए अब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में थोड़ी चर्चा कर लें हम। तो जैसे वही बात है, समृद्धि के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रीय आय पर पहले कृत्रिम अनुमानों के अनुसार, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो रियल GDP की समृद्धि जो 6.4% अनुमानित है। ठीक है, 10 की औसत के लगभग बराबर है ये। ठीक, अगर मांग पक्ष की बात करूं, मांग पक्ष पर क्या है, तो स्थिर मूल्यों पर निजी अंतिम उपभोग, और ये जो मैं PFC की बात कर रहा था, यानी उपभोग हमारा बड़ा है, कंजम्पशन हमारा बड़ा है, और क्या है 7.3% बढ़ने का अनुमान है। और आप देख सकते हैं इसमें एक वर्ड है जो ग्रामीण मांग बढ़ा। ये एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को दिखाता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब मांग बढ़ी है। और क्यों मांग बढ़ी है, तो इसका मतलब वहाँ के लोगों के आय में भी बढ़ोतरी होगी, और जब उनके इनकम में बढ़ोतरी होगी, उनके आय में बढ़ोतरी होगी, तो ही तो वो कंजप्शन उनका बढ़ा है। कंजप्शन किसमें, कपड़े, बाकी खाने में, बाकी चीज़ों में उनका उपभोग बढ़ा है। आपूर्ति पक्ष जो हमारा GVA है, जो सकल मूल्य वर्धन है, उसमें देखें तो 6.4% की दर से वृद्धि का अनुमान है, 6.4% की दर से। तो ठीक है, क्षेत्रवार प्रदर्शन दिए गए हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025 में 3.8% की समृद्धि अनुमानित है कृषि क्षेत्र में। ऐसा स्वस्थ अर्थव्यवस्था में 2 डिजिट में हो तो मानते हैं अच्छा, यानी 4% से अधिक हो तो उसको अच्छा मानते हैं। ठीक है, आसपास है हम, 3.8% है। औद्योगिक क्षेत्र में 25 में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। सेवा क्षेत्र में जो कि हर वर्ष ये तो हमारा अच्छा ही रहता है, 7.2% है। ये थोड़ा सा एक ग्राफ भी दिया गया है, अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का ये ग्राफ आप देख सकते हैं। इसमें भी दिखाया गया किस प्रकार सेवा क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन करा है। ठीक है, एक इंडेक्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, PMI, ये जो परचेस मैनेजमेंट इंडेक्स होता है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, NNP बोलते हैं उसको, ऐसे, सॉरी S&P स्टैंडर्ड एंड ऐसा ही कुछ नाम है। तो S&P जो कंपनी है, वो कंपनी 2 तरीके से आंकड़ों को जारी करती है, एक उद्योग, एक विनिर्माण क्षेत्र के लिए। तो विनिर्माण क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत अच्छी अभी है नहीं, पर हम कह सकते हैं कि 50 अंक से जिसका अधिक होता है PMI इंडेक्स, उस देश की स्थिति कह सकते हैं कि तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो विनिर्माण 58 पॉइंट कुछ अभी वर्तमान में है हमारा, हर महीने जारी करती है वो, विनिर्माण के लिए अलग और उद्योग क्षेत्र के लिए अलग। तो 58 पॉइंट समथिंग है अभी, उद्योग के लिए भी और विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी, सॉरी सर्विस सेक्टर के लिए भी और विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी जो है। इसमें आप देख सकते हैं क्या दिखा गया है कि मुद्रास्फीति, इसके बाद जो है तो रिटेल हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 की 5.4% से घटकर अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। रिटेल हेडलाइन मुद्रास्फीति वास्तव में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव का मापन है। ये बताइए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये जैसे कि हर कंट्री क्या करती है कि मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य है, जैसे हम निर्धारित करते हैं, हमारा है 4 ± 2, तो 4.9% तो ठीक है, और अगले वर्ष अनुमान है इससे भी कम होगा। ठीक है, पूंजीगत व्यय, मैंने आपको कैपेक्स का बताया कि बजट में हमने 10% जो है बढ़ाया है। हम लगातार हर वर्ष इसमें वृद्धि कर रहे हैं, अवसंरचनाओं पे हम व्यय कर रहे हैं, इससे हमें बाद में आउटकम भी मिलेगा। ठीक है, बाह्य क्षेत्र, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की 7वें बड़ी हिस्सेदारी है। सेवा सेक्टर में हम करते ही हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे जो भी IT सेक्टर से लेकर के अलग अलग क्षेत्र में हम सर्विस सेक्टर में बाहर को निर्यात करते ही है। उसके लिए थोड़ा सा है ना, भारत 7वें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।
अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न व आभूषण निर्यात में 9.1 की वृद्धि हुई है। अब 9.1% की वृद्धि पेट्रोलियम और आभूषण को छोड़कर, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो ये एक स्वस्थ अच्छी बात है। ये रोजगार संबंधी रुझान है कुछ, जैसे वर्ष 2023-24 के वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो PLFS सर्वे होती है, उसमें यह आंकड़ा आया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से लगातार कम होकर 2023-24 में 3.2% हो गई। 3.2%, 6% से घटकर, तो ये भी अच्छी बात है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो जो EPFO का डेटा होता है, अगर 2019 में 61 लाख इसमें रजिस्टर्ड थे, वो अब बढ़कर 131 लाख हो गए हैं 2024 में। यानी ये चीज़ दिखा रहा है कि लोग असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, अग्रसर हैं। आगे की राय है कि विकास के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक GDP समृद्धि 6.3 और 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। देखते हैं, RBI ने हालांकि इससे थोड़ा ज़्यादा और आंका है, 7.2% कह रहे RBI, पर ठीक है। अर्थव्यवस्था की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने तथा आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर को बनाए रखते हुए मध्यम अवधि में समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर गैर विनियमन को बढ़ावा देने एवं आधारभूत स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है। वही गैर विनियमन और जो जमीनी स्तर पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो GDP है ग्रोथ इसकी बढ़ेगी और यह पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा हो। ठीक है, एक पंक्ति में सारांश भी दिया गया है इसमें, अगर आप देखो तो, मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे में निवेश और समष्टि आर्थिक स्थिरता के कारण भारत की आर्थिक समृद्धि मजबूत बनी हुई है, लेकिन मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक गिरावट या मंदी जैसे बाहरी जोखिमों के लिए सतर्क नीतिगत प्रबंधन की आवश्यकता है। तो साथियों, मुझे लगता है मैं आप सबों को पहले अध्याय की एक विस्तृत समझ दे सका, मैं अलग अलग दृष्टिकोण दे सका कि किस प्रकार से वैश्विक परिदृश्य था, उसकी तुलना में भारत की क्या स्थिति है। आंकड़ों में हमने बात करी, हमारा अलग अलग सेक्टर, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो विनिर्माण क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों ने कैसा प्रदर्शन करा, इसके बारे में हमने एक विस्तृत चर्चा करी। अलग अलग देशों से इसकी तुलना करी, चाइना, इंडोनेशिया, फ्रांस में, ये सब क्षेत्रों में जिस तरह से एक अस्थिरता का दौर है, उस क्षेत्र में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने एक बेहतर प्रदर्शन करा। तो इससे संभावित कुछ प्रश्न भी आ सकते हैं जो अब मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको एक दिन में ही कराऊंगा, मैंने ये सोच रखा है। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि जैसे कि विश्व की अर्थव्यवस्था में एक मंदी का दौर है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन करा है। इसके लिए आप जिम्मेवार कारकों को उल्लेख करें और भविष्य में भी यह बेहतर करें। इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, जैसे ये एक प्रश्न बन सकता है। और भी कई प्रश्न बन सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कौन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, कृषि क्षेत्र कौन किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। आप भी अपना सुझाव इसमें आप भी आकलन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। हम एक दिन सारे प्रश्नों का चर्चा करेंगे।